को फोर्स निकालना है। तो हमारे पास जो चार्जेस हैं वो कितने हैं, 3 हैं। एक इधर Q है, इधर Q है और इधर -Q है, ठीक है। तो जब भी कभी मुझे किसी भी चार्ज पर फोर्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, हम जिस चार्ज पर हमें फोर्स निकालना होता है हम उस चार्ज को फिक्स मान लेते हैं और ये कहते हैं कि बाकी कितने चार्जेस हैं वो उस पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फोर्स का फॉर्मूला वही जो हम सेम यूज़ करते आ रहे हैं, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि इस पर A पर, यहाँ पर इस वाले पर कितना फोर्स लग रहा है वो देखते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि लेट अस कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज एट A। ये आप सबकी तबीयत ठीक है सभी की? एक नंबर पर फैन चला नहीं क्या? ये चला देना एक ही नंबर पर, बस ऑन कर दो, बस ऐसे ही चलेगा। लेट अस कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज एट A। तो हम A पर फोर्स निकालना चाहते हैं। तो जब भी हम A पर फोर्स निकालना चाहेंगे तो जो A पर मतलब A पर जो चार्ज है उसको स्टेशनरी चार्ज मान लेंगे। अब ये जो Q है ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये जो पॉजिटिव है ये इस पॉजिटिव पर रिपल्सिव फोर्स लगा देगा इस तरफ ऐसे, ठीक है। अच्छा, इसको मैंने F बोल दिया। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये अट्रैक्टिव फोर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या लगता है, फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा, तो इसको मैंने F बोल दिया। उसी तरीके से अब अगर मान लीजिए मैं B पर निकालता हूँ, तो B पर जब हम फोर्स निकालेंगे तो क्या करेंगे कि B वाले जो चार्ज है उसको फिक्स मानेंगे, ठीक है। तो ये जो A वाला है ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, ये भी F। फिर ये जो C वाला है ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी F, ठीक है। अच्छा, F1 F2 F3 इस तरह से क्यों नहीं मान रहे हैं ये मैं भी आपको बताता हूँ, देखिएगा। जैसे अब मैं C पर निकालना चाह रहा हूँ, C पर चार्ज है -Q, तो C वाले चार्ज को हमने फिक्स मान लिया। तो ये वाला जो चार्ज है ये वाला ये पॉजिटिव है, ये इस नेगेटिव वाले को अपनी तरफ खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो F। सिमिलरली ये भी पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले को हमने फिक्स माना है, तो ये जो +Q है ये -Q वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये भी F। ऐसे हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे डायग्राम के बराबर में लिख लेना, वेयर F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q² अपॉन L²। ये बता दीजिए ये समझ में आता है कि नहीं, 1/4πε0 Q² अपॉन L²। रीज़न क्या है कि जितने भी चार्जेस हैं ना सबका मैग्नीट्यूड तो Q ही है ना, ठीक। वो जो हम ऊपर वाले चार्ज को कह रहे हैं -Q, वो -Q सिर्फ और सिर्फ इतना इंडिकेट कर रहा है कि वो इनके अपोजिट है उसका साइन, बस। बाकी जब हम फोर्स निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उसका साइन नहीं लेते, हम सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मान लीजिए इसके और इसके बीच में निकालेंगे तो 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन L², तो 1/4πε0 Q² अपॉन L²। इसके और उसके बीच में निकालेंगे तो भी 1/4πε0 Q इंटू Q यानी कि Q² अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, L है, तो L²। और उन दोनों के बीच में निकालेंगे तो भी वही। तो आप किन्हीं भी दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस फोर्स निकालेंगे तो 1/4πε0 Q² अपॉन L² ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? देखिएगा, अब हम ये कहेंगे कि लेट अस कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज एट A, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा ये देख लीजिए। एक तो इधर लग रहा है फोर्स, भाई A पर कौन कौन सी फोर्सेस लगनी है, एक तो ये F लग रहा है इस तरफ और एक ये F लग रहा है इस तरफ। अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। 120 डिग्री है तो ये भी F और ये भी F दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। जब दोनों बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो बिल्कुल जो इसका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स वो बिल्कुल इसके बीच में से निकलेगा। एक्चुअली वो करते भी कैसे हैं, वो ऐसे करते हैं कि यहाँ से ये एक वेक्टर है, तो यहाँ से इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ से
इस वाले हेड से इसके पैरेलल एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में से ऐसे निकलता है, तो ये हमारा हो गया, इसको बोल देंगे एफ ए। और एफ ए कितना हो जाएगा, ये पूरा 120 डिग्री है, तो 60 डिग्री इधर और 60 डिग्री इधर। अब आप ये देखिए एफ ए कैसे निकलेगा, एफ ए इज इक्वल टू, खुद बताइए, ये जो एफ है, ये वाला जो फोर्स है एफ, इसका इस नेट वाले फोर्स के अलोंग वाला कंपोनेंट क्या होता है, 60। अलोंग वाला कंपोनेंट तो हमेशा cos 60 होता है सर, cos 60। तो ये हो जाएगा f cos 60 प्लस ऐसे ही ये वाला जो फोर्स है इसका इसके अलोंग, तो इसके अलोंग वाला कंपोनेंट अगेन cos 60, तो f cos 60 हो जाएगा ये भी। तो ये कितना हो गया, 2f cos 60 डिग्री, 2f cos 60 डिग्री, तो 2 इंटू 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, cos 60 कितना होता है 1/, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, तो एफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर। अब देखिएगा क्या है कि यहाँ तक तो मैंने वेक्टर नहीं लगाया था, वेक्टर लगा रहा हूँ। तो ये जो है ना, ये जो 60 डिग्री बन रहा है, तो ये भी 60 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, तो ये इसके पैरेलल जा रहा है, ये इसके पैरेलल जाएगा। उतना एक्चुअली ये वाली लाइन और ये वाली लाइन अपनी पैरेलल दिखती थी, ये इसके पैरेलल जाएगा। तो अलोंग बी सी, इसको हम लिख लेंगे बी सी कैप, बी सी कैप, ये इसका डायरेक्शन। बताइए समझ गए कि ठीक है भैया। अब इसी तरीके से मैं फोर्स निकालूंगा, नेट फोर्स बी पर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि सिमिलरली नेट फोर्स ऑन चार्ज एट बी net force on charge at B, FB is equal to 1 upon, is equal to, भाई ये वाली फोर्स जो है ये भी तो कुछ इसी तरह से निकलेगी, ये F इस तरफ, ये F इस तरफ, तो दोनों के बीच में से ही निकलेगा FB। यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री और यहाँ पर भी एंगल 60 डिग्री। तो FB किसके बराबर हो जाएगा, जब ये वाला जो F है इसका अलोंग वाला, FB के अलोंग वाला कंपोनेंट F cos 60, ये जो F है इसका FB के अलोंग वाला कंपोनेंट F cos 60। ठीक है, तो दोनों के अलोंग वाले कंपोनेंट्स हमको लेने हैं, तो अलोंग वाले कंपोनेंट्स तो F cos 60 ही है, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो बिल्कुल यही जैसे ये वाला हुआ था, F cos 60 प्लस F cos 60, 2F cos 60, तो 2F इंटू 1/2 है ना, तो सिर्फ F के इक्वल आ गया ये। और फिर इसका जो डायरेक्शन है, ये वाला डायरेक्शन, ये इसके अलोंग, इसके पैरेलल दिखाई दे रहा है आपको, किसके, ए सी के पैरेलल। तो ए सी कैप आप इसमें मल्टीप्लाई कर देना उस यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन दिखाने के लिए ए सी कैप यूनिट वेक्टर। तो ये देखिएगा, ये मेरे पास हो गया एफ बी वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 q स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर ए सी कैप। ठीक है, ए से सी की तरफ इसकी डायरेक्शन। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर। अब इसी तरीके से नेट फोर्स निकालना है सी पर। Net force on charge at C, FC is equal to, अब जरा देखिएगा, जब इस पर निकालेंगे तो यहाँ पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है इस तरफ, क्योंकि मैंने माइनस क्यू वाले को फिक्स करा, तो माइनस क्यू वाले को ये प्लस क्यू क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है,
ऐसे ही इस माइनस क्यू वाले को ये प्लस क्यू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो जब इन दोनों का वेक्टर सब निकालेंगे तो मुझे इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए होगा। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। तो जब नेट फोर्स निकलेगा तो वो मिड पॉइंट के थ्रू जाएगा, यानी कि एंगल इधर कितना हो गया 30 और इधर 30। तो इस वाले को मैं एफ सी बोल रहा हूँ। तो ये वाला जो एफ है इसका अलोंग, एफ सी के अलोंग वाला कंपोनेंट एफ कॉस 30। सिमिलरली इस वाले का भी अलोंग वाला कंपोनेंट एफ कॉस 30। तो एफ कॉस 30 प्लस एफ कॉस 30 हो जाएगा ये, समझ रहे हैं? ठीक है। तो एफ सी इज इक्वल टू एफ कॉस 30 तो 2f cos 30। तो 2f cos 30 कितना होता है? 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया √3f। अब इसका वेक्टोरिकली अगर लिखना है तो ऐसे लिखें √3 इंटू f की वैल्यू 1/4πε0 q² इंटू यहाँ पर लिख दीजिए n कैप लिख दीजिए। अब ये n कैप क्या है वो देखेंगे, where n cap is the unit vector along the altitude CD वेक्टर लिखो, ये C है और इस वाले पॉइंट को D बोल दो, ठीक है। अलोंग द ऑल्टीट्यूड बोल दो या अलोंग द मीडियन बोल दो। क्या होता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो ऑल्टीट्यूड बोलो या मीडियन बोलो वो एक ही बात होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। यहाँ तक क्लियर? ठीक है। तो भाई ये 3 टाइप के क्वेश्चंस थे, 2 टाइप के मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, एक ये तीसरा टाइप हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसमें याद रखने वाले वो जो शुरुआत के 3 पॉइंट्स थे वो याद रखिएगा, क्योंकि जनरली बच्चे वो भूल जाते हैं। जैसे याद करिए पिछले वाले क्लास में हमने ये बताया था कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में पहला पॉइंट हमने ये बताया था कि जो मीडियन होता है वही ऑल्टीट्यूड होता है, ठीक है। अच्छा, जो ऑल्टीट्यूड और मीडियन जो सेम होते हैं इसमें वो क्या करेंगे, सामने वाली साइड को आधे आधे में डिवाइड करेंगे, तो L/2 दूसरी चीज, जहां पर तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड जो है वो किसी भी मीडियन को, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे। इन 3 पॉइंट्स की हेल्प से ही हमने, याद करिएगा, ये वाला डिस्टेंस निकाला था, ये AG, ये वाला डिस्टेंस कितना निकला था L/√3, ठीक है। तो वो निकाल कर दिखाना होगा। तो ये जो 3 रूल्स आपको नोट करवाए थे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। और यही जो 3 क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के 3 क्वेश्चंस आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि चार्ज की वैल्यू दे देंगे। इन क्वेश्चंस में क्या है कि चार्ज को बस क्यू ही बोल रखा है, सिर्फ क्यू ही बोल रखा है, तो क्यू की कुछ वैल्यू दे देंगे, उस तरह से करना होगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, चलिए जी अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जैसे मैं आपको बता रहा था कि भाई यहाँ पर जो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे ना, 12th क्लास में आधी से ज़्यादा चीज़ फिजिक्स में जो है वो वही रिपीट होगी जो आपने 10th में पढ़ रखी हैं। 1-2 टॉपिक्स हैं जो नए आ जाएंगे, जैसे वेव ऑप्टिक्स। तो वेव्स आपने नहीं पढ़ा है 10th में, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर आपने पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में ये आप कर चुके हैं 10th में कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे हम ना बचपन में एक गेम खेलते थे, एक बड़ी सी टेबल रख ली, उस टेबल के ऊपर एक मैग्नेट का टुकड़ा रख लिया और उस टुकड़े के आसपास हमने छोटी कोई पिन ले ली या कोई सेफ्टी पिन ले ली या कोई और लोहे का छोटा सा आइटम ले लिया, है ना, और हम ऐसे ऐसे उसके आसपास घुमाते हैं तो वो ठक 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 सब चिपकते चले जाते हैं, ठीक है। फिर हम थोड़ा सा और भी खेल करते हैं कि नहीं, मैग्नेट को नहीं घुमाएंगे, मैग्नेट को यहीं रखना है। धीरे धीरे सेफ्टी पिन को उसके पास ले जाते गए, तो सेफ्टी पिन जब इतनी दूर है तब तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा और नज़दीक, यहाँ तक जैसे पहुँचे ठक से अपने आप जाकर चिपक जाएगी। तो क्या होता है कि एक डिस्टेंस पर जाकर वो वहाँ पर चिपक गई, अपने आप चली गई। वो फोर्स किसने लगाया? वो फोर्स लगाया इस मैग्नेट ने। तो मैग्नेट क्या करती है, मैग्नेट अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देती है। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि मैग्नेट के चारों तरफ का एक ऑरा, एक ऐसा ऑरा जिस ऑरा में आकर अगर कोई भी मैग्नेटिक आइटम होगा, मैग्नेटिक आइटम 4 तरीके के होते हैं, आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल, बस ये 4 तरीके के मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं। तो ऐसा अगर कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के आसपास, मैग्नेट के उस एरिया में आ जाएगा तो हम ये कहेंगे कि भाई ये अब इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गया, इसलिए चिपक गया एकदम से।
इसलिए इस पर फोर्स लग गई। तो जैसी चीज़ मैग्नेट क्रिएट करती है ऐसी ही चीज़ एक कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम वो भी अपने आसपास एक एरिया क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये देखिए ये जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स के आसपास आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा चौड़ा सा प्लेटफॉर्म लगा रहता है और उसके चारों तरफ एक जाली लगी रहती है। उस जाली पर कॉशन लिखा रहता है, 440 440 वोल्ट, खतरा, डेंजर, कॉशन, ये लिखा रहता है। खोपड़ी बनी रहती है ऐसे करके, देखा होगा ना। इसका मतलब क्या है कि भाई उससे दूर रहना है। ठीक, तो उसमें भी वो क्या करते हैं कि जो उसका एक एरिया है, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहाँ तक वो इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस का एहसास किया जा सके, उस एरिया में वो फिर भी कि भाई लोग सारे पढ़े लिखे नहीं हैं, जानवर जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो जानवर कोई बेचारा आएगा पास में चिपक जाएगा, जाकर ट्रांसफार्मर में ही चिपक जाएगा। तो होता क्या है कि जैसे मैग्नेट अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है, तो मैग्नेट में अगर कोई चिपक जाए तो बेचारा मरेगा नहीं, वो कोई मरेगा नहीं। लेकिन अगर किसी इलेक्ट्रिकल कोई भी आपके पास कोई भी बड़ी कोई कमोडिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, वहाँ पर अगर कोई चिपक गया तो भाई वो मर जाएगा फिर। ठीक है, तो हम 12th क्लास में ही 2 तरीके के करंट्स भी पढ़ेंगे अभी, एक तो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट और एक डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में अगर कोई चिपका तो वो तो बच जाएगा, उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट में एक साइकिल में 2 बार जो करंट है उसकी वैल्यू 0 होती है। जैसे ही करंट की वैल्यू 0 होगी वैसे ही आपका हाथ छूट जाएगा, उसको बोलते हैं झटका, उसमें लगता है झटका, जो ऑल्टरनेटिंग करंट है। और डायरेक्ट करंट में झटके का कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस पकड़ लिया तो बस पकड़ ही लिया, वो चिपक ही गया, वो जब तक करंट ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो छूटेगा नहीं। ठीक है ना। तो खैर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। किसी भी बड़े इलेक्ट्रिकल कमोडिटी के आसपास का एक एरिया जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस को महसूस करा जा सके, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो ये है, consider a charged body carrying a positive charge small q placed at point O. It is assumed that the charge q produces an electrical environment. तो जो चार्ज q है एक इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है इन द सराउंडिंग स्पेस कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अपने आसपास के स्पेस में वो इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस कर देता है। Quantitatively, electric field or electric field intensity at a point is defined as the force experienced by a unit positive charge placed at that point without disturbing the position of source charge. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कायदे से होता क्या है, हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली फोर्स ही होता है। तो किसी एक यूनिट चार्ज पर या किसी एक टेस्ट चार्ज पर हम टेस्टिंग कर रहे हैं, उस चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है। तो किसी पर कोई एक कंडक्टर लेकर आ गए हम, उस कंडक्टर को, लोहे का है कोई कंडक्टर या कॉपर का है कोई कंडक्टर, उस कंडक्टर को बड़े धीरे से उसने इलेक्ट्रिक फील्ड ने खींच लिया अपनी तरफ, जो वो एक ट्रांसफार्मर रखा था उसने धीरे 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 खींच लिया, वो पहुंच गया अपने पास। अच्छा, एक कंडक्टर को हम लेकर आए, दूसरे कंडक्टर को लेकर उसको बड़ी तेजी से उसने खींचा। ठीक है, तो हमने कहा यार इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा स्ट्रांग है, बड़ी तेजी से खींच रहा है। तो जो स्ट्रांगनेस है वो किस चीज़ पर डिपेंड कर रही है कि कितनी ताकत से खींच रहा है, कितनी फोर्स से खींच रहा है। तो वो जो फोर्स है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अगर उसकी डेफिनेशन देखी जाए तो हम ये कहेंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल आइटम के आसपास क्रिएट हुआ हुआ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और उसको निकालने का तरीका क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, कि उस चार्ज पर कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड F वेक्टर अपॉन Q नॉट। Q नॉट क्यों बोलते हैं इसको, Q नॉट का मतलब ये है कि ये टेस्ट चार्ज है। Q नॉट मतलब सबस्क्रिप्ट में आप 0 लगा देंगे, उसको नॉट बोल देते हैं। तो Q नॉट इज टेस्ट चार्ज। तो आप ये बताएंगे कि फोर्स तो होगी कुछ ना कुछ, इस चार्ज पर कितनी फोर्स लग रही है, बस इतना बता दो। ये मैं टेस्टिंग के लिए लेकर आया हूँ उस चार्ज को। ठीक है, तो उस चार्ज से आप फोर्स को उस चार्ज से आप डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अच्छा, फोर्स जो है, फोर्स की यूनिट कितनी होती है, न्यूटन होती है, और ये जो चार्ज है इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज n/c और n/c की पावर -1 न्यूटन पर कूलम, ये है। ठीक है, अच्छा अभी पहला चैप्टर कर रहे हैं, सेकंड वाले चैप्टर में पूरा का पूरा यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम यही है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड।
दूसरा चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। पोटेंशियल आप लोग कर चुके हैं 10th में, वोल्टेज जिसको बोल देते थे। कैपेसिटेंस आपके लिए नया टॉपिक है, करवा देंगे। तो वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और होती है। नहीं नहीं, वो तो उसकी होती है कैपेसिटेंस, इसको वोल्ट पर मीटर भी होती है इसकी यूनिट। न्यूटन पर कूलम बोलो या वोल्ट पर मीटर बोलो, एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 यूनिट्स होती हैं और दोनों ही एसआई यूनिट है। वोल्ट पर मीटर भी होती है और न्यूटन पर कूलम भी होती है। तो वोल्ट पर मीटर अभी नहीं समझा पाऊंगा मैं, अभी सिर्फ न्यूटन पर कूलम समझिए, ठीक है। और वोल्ट पर मीटर हम इलेक्ट्रिक उसमें सेकंड वाले चैप्टर में करेंगे। अच्छा, फिर इसमें लिखा है सोर्स चार्ज। जैसे एक सोर्स चार्ज है, एक को बोलते हैं सोर्स चार्ज और एक को बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने जैसे एग्जांपल लिया ट्रांसफार्मर का, तो क्या बड़ा सा ट्रांसफार्मर ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? हम कहेंगे नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो एक छोटा सा चार्ज भी जो है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास बना देगा, छोटा सा चार्ज। तो जो चार्ज हमारे पास मौजूद है उसको हम बोलेंगे सोर्स चार्ज, क्यू। ये तो हो गया सोर्स चार्ज। फिर हम ये कहेंगे कि इससे कुछ दूरी पर एक टेस्ट चार्ज लेते हैं हम, क्यू नॉट, इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो ये ऑब्जर्व करा गया कि जो पॉजिटिव जो चार्ज है हमारे पास, अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है एक तरफ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड ना बाहर की तरफ निकलता हुआ बनाएगा, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता हुआ बनाएगा। अब इसको समझे कैसे फोर्स से, हम हमेशा ये कहेंगे जो टेस्ट चार्ज है इसको हमेशा हम बाय डिफ़ॉल्ट पॉजिटिव मानकर चलते हैं। टेस्ट चार्ज को हम पॉजिटिव मानकर चलते हैं। तो पॉजिटिव हमारा टेस्ट चार्ज है, तो पॉजिटिव को ये पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल ही तो करेगा। रिपेल करेगा तो इस पर फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे बाहर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। ये फोर्स हो गया और ये टेस्ट चार्ज की वैल्यू हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। फोर्स से इसको, मतलब क्यू नॉट से इसको फोर्स को डिवाइड कर दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है जी। तो मैथमेटिकली ये इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद एक न्यूमेरिकल देखेंगे। 1 मिनट वेट करिए, उसमें 1 मिनट में हाँ वो ला
इसके बाद एक क्वेश्चन देखिएगा। हाँ जी, क्वेश्चन देखिएगा। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 की पावर -3 किलोग्राम एंड हैविंग अ चार्ज 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 की पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, हमारे पास एक वाटर ड्रॉप है। एक वाटर ड्रॉप है, और वाटर ड्रॉप का कुछ ना कुछ मास होगा। ठीक है, तो इसका मास है m, और ये ग्रेविटी की वजह से ये नीचे की तरफ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। इसको मैंने बोल दिया mg। अब हमको ये बताना है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 10 की पावर -3 किलोग्राम एंड हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बतानी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा लगे, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ लगे, जो इसके ये जो मतलब इसका जो वेट है m×g वेट होता है, इसको ये बैलेंस करे। तो हम ये कहेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी तो एक फोर्स ही है। ठीक है, F/Q0। अब इस पर जो मास है वाटर ड्रॉप का वो दे रखा है 10 की पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए g को आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, जो m×g है वो क्या हो जाता है, फोर्स ही तो हो जाता है, वो फोर्स ही तो हो जाता है। तो जितनी फोर्स यहाँ पर लग रही है भाई, उतनी ही फोर्स ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा दे, तो वो जो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट लग जाएगी, तो ये वाटर ड्रॉप चुपचाप बेचारी बीच में अटकी रह जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। ठीक है, अच्छा, तो उसके लिए मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मुझे ये भी तो पता चलना चाहिए कि इस पर जो चार्ज है वो कितना है। तो वो चार्ज इन्होंने दे रखा है कि हैविंग अ चार्ज ऑफ 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम, जैसा एक इलेक्ट्रॉन का होता है वही चार्ज दे रखा है। तो पहले तो F = mg कर लो, F निकाल लो, 10 की पावर -3 × 10, तो क्या हो गया 10 की पावर -2 न्यूटन। फिर जो चार्ज है वो दे रखा है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, F/Q है ना। वहाँ हम टेस्टिंग के लिए एक चार्ज अपनी तरफ से लेते थे, उसको Q0 बोल दिया, यहाँ पर जो चार्ज दे रखा उसको Q बोल दिया, कोई बात नहीं। F/Q, तो F कितना है 10 की पावर -2 और Q कितना है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। 10 की पावर -19 को ऊपर ले जाइए, 10 की पावर -2 × 10 की पावर +19 अपॉन 1.6, ये पॉइंट गया, ऊपर 10 आ गया, तो 10 की पावर 19, 10 की पावर 1, तो 10 की पावर 20, 20 - 2 इज 18, 10 की पावर 18 अपॉन 16। ठीक है, डिवाइड कर दीजिए, 10 की पावर 18 इसको बोल दो 100 × 10 की पावर 16। ठीक है, बोला जा सकता है ना, 100 × 10 की पावर 16। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक बार कि 2 की पावर में कोई भी 2 की पावर वाली कोई भी आ रही हो टर्म, जैसे 2 की पावर 1 2 हो गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, तो कितनी भी टर्म्स हैं जो 2 की पावर वाली जो टर्म्स हैं, ये 16 2 की पावर 4 है, वो किसी भी नंबर को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। तो ये 100 है, 100 को पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, 16 1 जा 16, 16 6 जा 96, 100 - 96 is 4। ठीक है, डेसिमल के बाद 0 लगाया, 40 हो गया, 16 2 जा 32, तो 40 - 32 is 8, 8 0 80, 16 5 जा 80, तो 6.25 × 10 की पावर 16 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये पूछ रहे थे हमसे।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। अब ऑयल ड्रॉप वाला है और ये वोल्टेज वाला क्वेश्चन है। सर नोट्स में 16.125 लिखा था, वैसे स्प्लिट करें। हाँ नोट्स में 16.125 लिखा था, स्प्लिट करें। 16.125 कहाँ पर, कौन से पेज पर हो अभी बताओ। आंसर पे सर। अच्छा तो मैंने गलत लिख दिया फिर, ये 6.25 है ना, 6.25 ठीक है। देखिए गलती तो नहीं करी ना, 16 6 96, 100 minus 96 is 4, 40 40, 16 2 32, हाँ तो 125 नहीं है 6.25 बस। चलिए जी आगे चलते हैं, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप। ठीक है, अब ऑयल ड्रॉप को बैलेंस करना है। यहाँ पर क्या था, वाटर ड्रॉप को बैलेंस कर रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार बोल रहे हैं कि वोल्टेज बताना है। ठीक, अभी वोल्टेज वाली चीज़ तो हमने करी नहीं है कि क्या होता है वोल्टेज, लेकिन चलिए जब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट वोल्ट पर मीटर है तो इसका मतलब क्या है कि जो ये मीटर है, मीटर मतलब कोई डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो वोल्टेज आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे को क्या करना है, मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद में इलेक्ट्रिक जो भी आपको डिस्टेंस दे रखा हो, जिस डिस्टेंस से वो ऑयल ड्रॉप गिर रही है, ठीक है, उस डिस्टेंस से आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वोल्टेज आ जाएगा। वोल्टेज की यूनिट क्या होती है बताइए, वोल्ट सी होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई चीज़ हमको दे रखी हो। देखिए, कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड टू बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। वो जो ऑयल ड्रॉप है, जैसे ये वाला वाटर ड्रॉप थी, तो वाटर ड्रॉप में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक ही इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि उसका चार्ज कितना दे रखा था 1.6 × 10⁻⁻19। मुझे पता है ये चार्ज किस पर होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। इस बार क्या है, इसके बाद इस बार हमको दे रखा है कि ऑयल ड्रॉप जो है, ऑयल ड्रॉप के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कैसे निकलेगा, 10 × 1.6 × 10⁻⁻19 है ना। चलिए अच्छा, उसके बाद कह रहा है व्हेन लोकेटेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, विच आर 5 मिलीमीटर अपार्ट। कैपेसिटर क्या होता है, अगर कभी कार की बैटरी खुली हुई देखी हो, उसका ढक्कन खोल देते हैं, 5-6 ढक्कन लगे होते हैं छोटे छोटे, उसको कभी अगर मतलब मौका मिले और देखना पड़े तो उसके अंदर ना टॉर्च, मोबाइल की टॉर्च जलाकर जरा देखना, तो उसमें ना आपको ऐसी ऐसी पतली पतली छोटी छोटी पैरेलल लाइंस दिखाई देगी। वो पैरेलल लाइंस क्या है, वो प्लेट्स हैं, और वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैपेसिटर का काम होता है चार्ज को स्टोर करके रखना, बैटरी क्या करती है, चार्ज को स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो वही काम है यहाँ पर कैपेसिटर का। बाकी कैपेसिटर को हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, यहाँ उतनी ज़रूरत नहीं है, जितना ज़रूरत है क्वेश्चन में उतना बता रहा हूँ। देखिएगा, ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो एक प्लेट ऊपर है, एक प्लेट नीचे है। इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है उसको डी बोल दिया आपने। कितना देर का, 5 मिलीमीटर है ना, 5 मिलीमीटर अपार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ऑयल ड्रॉप है, तो फिर मास ऑफ एन ऑयल ड्रॉप, मास कितना दे रखा है देखिएगा, थ्री इंटू 10⁻⁻16 किलोग्राम। और यहाँ पर क्वेश्चन में दे भी दिया कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। इन क्वेश्चन में जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही ले लेना। वैसे ही 10⁻⁻16 इतनी बड़ी बड़ी इतनी छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं, हमें तो 10 ही ले लेना। यहाँ ज़्यादा कभी 9.8 लेकर अपना ही टेंशन बढ़ाओ, तो वो मत करना, 10 लेना। अच्छा, उसके बाद क्या है कि टू बैलेंस है ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स। ऑयल ड्रॉप के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चार्ज ऑफ है बेटा 10⁻⁻18 हो गया ना, तो Q इज इक्वल टू NE। N कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो
तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18 कूलम ये चार्ज हो गया ऑयल ड्रॉप पर। फोर्स निकालिए m 3 इंटू 10 की पावर माइनस 16 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 की पावर माइनस 15 न्यूटन, ये फोर्स हो गया। E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, क्यू हमने निकाल दिया, एफ हमने निकाल दिया। अच्छा E को क्या बोलेंगे, V अपॉन एम, ठीक है। मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पर न्यूटन पर कूलम है, इसकी यूनिट अगर मुझे पता है न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की, कूलम किसकी होती है, चार्ज की, तो फोर्स अपॉन चार्ज ही करूँगा। मुझे दूसरी यूनिट पता है, वोल्ट अपॉन मीटर, इसका मतलब ऊपर मुझे वोल्टेज रखना है, नीचे मुझे डिस्टेंस रखना है। डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस, वो ऑयल ड्रॉप कितने डिस्टेंस पर गिर रही है, तो मैं ये कहूँगा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में ही गिर रही है, तो इतना ही डिस्टेंस गिरेगी, इससे ज़्यादा नहीं गिरेगी। तो ये हमारे पास डिस्टेंस भी है 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो ई को लिख देंगे V अपॉन एम, एम लिखो या डी लिख दो, डिस्टेंस है ना, और ये F अपॉन क्यू। अब इस D को इधर ले जाइए, तो V इज इक्वल टू F इंटू डी अपॉन क्यू, तो सीधा सीधा वोल्टेज निकल जाएगी, ठीक है। फोर्स कितना हो गया, फोर्स है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 15, हाँ जी 5 मिलीमीटर। मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर माइनस 3, कितना हो गया। क्यू कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, ठीक है। करके देखिए जरा, यही आ रहा है आंसर 9.375 वोल्ट। नीचे डिनोमिनेटर में मेरे पास 16 आ जा रहा है, 10 की पावर माइनस 18 तो ऊपर ले जाएंगे, माइनस 18 इधर भी है, माइनस 18 इधर भी है, ऊपर हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 1.6, ठीक है। तो 150 अपॉन 16 आ जाएगा। करके देखिए जरा आंसर यही आ रहा है नहीं। थ्री फाइव सा 15, माइनस 15 और माइनस 3, 10 की पावर माइनस 18, 10 की पावर माइनस 18 ऊपर गया तो 10 की पावर प्लस 18, डिनोमिनेटर में 1.6 का पॉइंट गया तो ऊपर आ गया 10, ये खत्म हो गया। 10 की पावर माइनस 18, 10 की पावर प्लस 18, 10 की पावर 0 बन गया। 15 इंटू 10 इज 150 अपॉन 16, 16 9 ज़ा 144, 144, 150 माइनस 144 इज 6, 60 60, 60 60, तो 16 4 ज़ा 64, 16 3 ज़ा 48, तो 60 माइनस 48 इज 12, 12 का मतलब 120, और 16 7 ज़ा 112, तो 120 माइनस 112 इज 8, 80 80, 16 5 ज़ा 80, 9.375 वोल्ट्स। बताइए जी, क्लियर, ठीक है। अच्छा अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बेहद आसान है, बस कुछ दो चीज़ें हैं वो आपसे पूछूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, देखिएगा इसमें दिया है हमको, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर किलोग्राम, फिगर ए। तो दो फिगर्स दे रखी हैं इसमें, हाँ जी दोनों फिगर देखिएगा। फिगर ए है, माइनस 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 माइनस,
प्लस 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 प्लस। हाँ जी, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नेचर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो डायरेक्शन हमेशा हम कैसी लेते हैं, वो डायरेक्शन हमेशा हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लेते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट रखी हुई है, इधर एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट रखी हुई है। तो ये जो एरोज लगे हुए हैं ना पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट ऊपर है, नेगेटिव प्लेट नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब ये जो माइनस ई है, माइनस ई का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज प्लेट से दूर भागेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा। ठीक है, मोरोवर इधर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा। ठीक, वही काम यहाँ पर है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव, प्लस ई का मतलब प्रोटॉन, पॉजिटिव से ये पॉजिटिव जो है वो रिपेल होगा और अट्रैक्ट कहाँ पर होगा, नेगेटिव की तरफ, तो नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये दो डायग्राम्स इसमें दे रखे हैं। अब इसके बाद मुझे आपसे एक चीज़ ये पूछनी है कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बताइए जरा। बताओ। 1.5 -31 किलोग्राम, और किलोग्राम में ही लेते हैं, ऐसा यूनिट भी है। मास ऑफ प्रोटॉन सही बताओ। मतलब केमिस्ट्री में बिल्कुल ही हार्ट टाइट ही है क्या सभी का? कितना होता है जी? 1.6 × 10⁻⁻27। ठीक है, चलिए तो पहला वाला पार्ट करिए। पहले वाले पार्ट में ये क्या पूछ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए कितना दे रखा है, 2 × 10⁻⁴ फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस, डिस्टेंस भी दे रखा है, डी बोल देते हैं डिस्टेंस को, 1.5 सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 10⁻², 1.5 × 10⁻² मीटर। ठीक है, अच्छा, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड अ प्रोटॉन फॉल्स थ्रू द सेम डिस्टेंस, फिगर बी। ठीक है, तो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज कर दिया, पॉजिटिव को इधर ले गए, नेगेटिव को नीचे ले आए। कंट्रास्ट द सिचुएशन ए विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, चलो करेंगे, फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी वाला भी निकालेंगे। लेकिन ये पूछ क्या रहे हैं हमसे, कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस। तो गिरने में कितना टाइम लग रहा है, टाइम ऑफ फॉल आपको बताना है इन ईच केस। कैसे बताएंगे? सबसे पहले फोर्स निकाल लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन वाले केस की बात करते हैं। मैं इलेक्ट्रॉन का कर रहा हूँ, प्रोटॉन का छोड़ूंगा, प्रोटॉन का आप ट्राई करना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन में F कैसे निकलेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये है, G हमको वही लेना है 10 सिर्फ। अब ये हो गया 9.1 × 10⁻⁻31 × 10। न्यूटन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम।
ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या बोल रहे हैं, फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस। तो फॉल का मतलब क्या है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ नहीं थी। फॉलिंग का मतलब क्या है कि वो गिर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी वाज 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितने डिस्टेंस तक गिर रहा है, एस 1.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिरने का मतलब ए की वैल्यू प्लस जी के ही बराबर होगी, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास वास निकालने की तो जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो जो टी है वो टी कितना हो जाएगा, वही मेरे को निकालना है, एस यू ए टी। ठीक है, और यही करें क्योंकि टी भी आएगा टी स्क्वायर। अच्छा, टी तो 0 से मल्टी। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है, 1.5 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू 10 इंटू टी का स्क्वायर, तो 2 5 जा 10। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, तो 1.5 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 5 टी स्क्वायर। अच्छा, और नहीं, एक चीज़ मैंने गलत करी है, उसको ठीक करिए जरा। मैंने गलती ये करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में गिर रहा है तो इसमें फ्री फॉल वाला जी नहीं ले सकता मैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट के 3 स्टेप से निकाल दो। ठीक है, इसको मैं जी नहीं ले सकता क्योंकि वो मेरे को सेकंड पार्ट में, आप देखिए उन्होंने कहा कि कंपेयर इट विद कौन सा है, विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। तो फ्री फॉल वाला बाद में देंगे, पहले आप ये देखिए ये ए की वैल्यू निकालनी होगी। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने एफ निकाल लिया, एफ निकाल लिया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास एफ आया है, बल्कि एफ भी इस तरीके से ना निकालें, आप ऐसे लिखें, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। ये हो गया। अच्छा, और क्यू को इधर ले आओ, ई इंटू क्यू इज इक्वल टू एफ। ये हो गया। अच्छा, अब एफ को लिखें एम इंटू ए, ठीक, इज इक्वल टू ई इंटू क्यू, और यहाँ से मैं ए निकालूंगा तो ए कितना हो जाएगा, ई क्यू अपॉन एम। ये बता दीजिए यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। फोर्स की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो हमने जो जी लिया था वो जी लेंगे लेकिन इसके सेकंड वाले केस में। तो फर्स्ट वाले में आप ये देखिए ई की वैल्यू एफ अपॉन क्यू, ठीक है, और एफ कितना हो जाएगा, ई इंटू क्यू। ठीक, और एफ की वैल्यू हम जानते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एम इंटू ए, तो ए कितना हो जाएगा, ई क्यू अपॉन एम। अब ई की वैल्यू डालिए 2 इंटू 10 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई, अब क्यू की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 अपॉन मास 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ठीक है, यहाँ से आप एक्सेलरेशन निकालेंगे, u आपके पास है, s आपके पास है, a की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे और फिर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर करके t की वैल्यू निकालेंगे। कर लेंगे, अब हो जाएगा ना। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने की बस ये मेहनत आपको करनी है। ये करने के बाद में फिर एक बार अंडर रूट निकालने वाली मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो u तो हमारा 0 है, 0 इंटू टी, तो t तो खत्म हो जाएगा, वो हाफ at स्क्वायर इज इक्वल टू s के बराबर आ जाना है, तो फिर वहाँ से आपको t निकालना है। दोनों के आंसर दे रखे हैं और पहले केस के आंसर दे रखे हैं, सेकंड केस का आंसर नहीं है। ठीक है, तो सेकंड केस का मैं करा देता हूँ। ठीक है, इतना कर। और फिज़िक्स की जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी अब वेडनेसडे को होगी, तो ज़रा लंबा गैप आएगा,
तो नेक्स्ट वीक जो है, नेक्स्ट वीक फिर आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी इसको मैं बैलेंस करूँगा, ठीक है, क्योंकि मंडे को होली है तो उस दिन की छुट्टी रहेगी फिजिक्स की। कल को है सर? हाँ कल तो है, कल तो कुछ ऐसी बात ही नहीं, सैटरडे